हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और मैं आरएमओ फेलिक्स हॉस्पिटल से। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में। हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुमित शर्मा। वो हमें बताने वाले हैं कि एपिलेप्सी क्या है। बेसिकली सर, एपिलेप्सी के बारे में अगर बात करें तो वो कैसे स्टार्ट होता है एक मरीज में और है क्या एपिलेप्सी? देखिए डॉक्टर सुरभि, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे इपिलेप्सी, सीज़र, फिट्स, इंग्लिश में, हिंदी में लोगों को दौरा, मिर्गी। तो इसमें क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? हमारा ब्रेन फंक्शन करता है केमिकल स्टिमुलस से और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस से। और नॉर्मली कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और हमें सिग्नल आते हैं कि जैसे मुझे अपना हाथ मूव करना है या मुझे ये चीज़ बोलनी है, मैंने कुछ सोचा और ये मुझे बोलना है। अगर कभी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल फायरिंग बहुत रैपिड, बहुत तेज हो जाए, बहुत सारे जो हमारे न्यूरॉन हैं, जो नर्व ब्रेन की सेल्स हैं, वो बहुत एक साथ फायर करने लगें, उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं कि हमारे किसी बॉडी पार्ट में या पूरी बॉडी में बहुत तेज मूवमेंट होने लगे या हमें कोई बहुत ही अलग इमोशनल रिस्पॉन्स आने लगे। जब ये चीज़ होती है, इसे हम सीजर या फिट कहते हैं या दौरा कहते हैं। हम कहते हैं किसी को दौरा आ गया। अगर एक आया है तो ये दौरा है। अगर ये दो आए हैं या दो से ज़्यादा आया है, तब आप इसे इपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है इस टर्मिनोलॉजी में कि हमें कब खाली दौरा कहना है, कब ये कहना है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है। अगर दो से ज़्यादा दौरे आए हैं और उनका कोई कारण आपको नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है, तो हम उसे इपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। सर, दौरे के अलावा मिर्गी के कोई अदर लक्षण भी हैं? हाँ, और ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बॉडी में मूवमेंट होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपको दौरा आया तो क्या क्या हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को दौरा आता है तो उसके शरीर में आप मूवमेंट देख सकते हैं। शरीर अकड़ सकता है, जो दांत हैं वो भिंच सकते हैं, मुंह से झाग आ सकते हैं, आपका मुंह एक तरफ जा सकता है या आपकी आंखें एक तरफ जा सकती हैं। कई बार कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिनमें इतना वायलेंट, जो इतनी ज़्यादा रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, वो नहीं होता है। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट सिर्फ एक तरफ देख रहा है, कुछ देर उसने देखा और फिर वो नॉर्मल हो गया और कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि दौरा आया है, अनटिल अनलेस कोई उसका फैमिली मेम्बर या आप उसके साथ बैठे हैं और उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। या कई बार लोगों को बहुत हल्के दौरे आते हैं, उनको सिर्फ उनके सेंसेशन में, फीलिंग में चेंज नज़र आता है। जैसे उनके टेस्ट में कुछ फ़र्क आ सकता है, उनको स्मेल करने में कुछ फ़र्क आ सकता है। ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है या दौरे का जो ओरिजिन है वो वहाँ से हो रहा है, तो पेशेंट को स्मेल में प्रॉब्लम हो सकती है। उसको टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी कहते हैं। तो इसके अलावा पेशेंट आपको गिरा हुआ मिल सकता है। अगर झंझट दौरा हुआ, उसके बाद पेशेंट फॉल कर सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। और इस तरीके से ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सारी चीज़ें, जिसमें दौरे के ये सारे लक्षण आ सकते तो इन सारे लक्षणों को जब भी कोई मरीज के अंदर हम देखते हैं तो उस समय हमें डॉक्टर के पास जाना हैं। चाहिए। यस। मरीज को दौरा आने पर हम क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए, अगर सुरभि, अगर इस पूरी टॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई बात है तो वो यही क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने दौरा आ रहा है किसी को, आप बस में हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, आप मार्केट में हैं, या आपकी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है, आपके रिलेटिव कोई हैं जिनको ये बीमारी पहले से आप जानते हैं उसको है और उसको दौरा आता है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप पेशेंट को लिटा दीजिए कहीं सेफ जगह पे और उसको एक साइड टर्न करा दीजिए, जिससे कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसके सर के नीचे कोई सॉफ्ट चीज़ रख दीजिए, जिससे अगर उसका सर मूव कर रहा है तो कहीं वो सर नीचे फर्श में, या अगर वो खड़ा है तो दीवार में ना लग जाए। तो आपको सांस को सिक्योर करना है, हेड को सिक्योर करना है। पेशेंट को, अगर पेशेंट ने, आप कहीं बाहर हैं, पेशेंट ने नेक में कोई टाइट चीज़ पहनी है तो उसको लूज़ कर दीजिए। कोई टाई पहन रखा है, कुछ पहन रखा है, उसको लूज़ कर दीजिए। पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, कोई दवा नहीं देनी, उसको कुछ भी नहीं देना है उस टाइम में। ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के आसपास कुछ ऐसा नहीं पड़ा हो कि उसको चोट लग जाए। तो आपको पेशेंट को इतना बस सपोर्ट देना है, और अगर उसको, जब उसको मूवमेंट हो रहा है, उसको दौरा आ रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है।
उसको होने देना है, बस पेशेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है उस टाइम में। जब वो पास कर जाएगा, पेशेंट को बिठाना है थोड़ी देर, जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता है पूरा। पेशेंट टायर्ड हो सकता है, पेशेंट अपनी जो कंफ्यूज हो सकता है, उस स्टेट से बाहर नहीं आ जाता है, तब तक आप उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर इतना सब में इतना हो गया तो ठीक है, आप फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, या अगर आप खुद फैमिली हैं तो आपको अपने क्लिनिशियन के पास जाना। लेकिन अगर आप बाहर हैं और आप ये देखते हैं कि किसी को दौरा आया और दौरा एक बार आके रुका, लेकिन फिर दोबारा दौरा आना शुरू हो गया, या पेशेंट को 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट तक लगातार दौरा आ रहा है, लगातार शरीर झटके ले रहा है, रुक नहीं रहा है, या पेशेंट पानी में है, कहीं बीच पे है, स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग पूल में कोई बच्चा है, उसको तब दौरा आया है, या आप जानते हैं कि जिसको दौरा आ रहा है उसको डायबिटीज़ है, उसको कोई और परेशानी है, या वो प्रेग्नेंट है, इन सब कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल फ़ोन करना है और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। इसमें अपना कोई इंटरवेंशन नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बस आपको पेशेंट को चोट नहीं लगने देनी है और उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल लेके जाना है या एम्बुलेंस को फ़ोन करना। सर वैसे तो सिजर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेजरली अगर देखा जाए तो सिजर कितने टाइप के होंगे? देखिए, बहुत मोटा मोटा जो उन्होंने बांटा है वो ये कह दिया है कि एक पार्शियल सीजर है और एक जनरलाइज सीजर है। तो पार्शियल सीजर का मतलब ये है कि ब्रेन, दो साइड हैं ब्रेन की, एक तरफ से ओरिजिन होता है पार्शियल सीजर का और वो किसी एक पार्ट में आपको दिखता है पार्शियल सीजर। और यूजली जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहता है, बात समझ सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़े अलग अलग वैरायटी हैं कि एक हिस्से में सीजर दिखना शुरू हुआ, जैसे एक वैरायटी है कि बस उसको कुछ टेस्ट में या स्मेल में सेंसेशन आया और उतना ही रुक गया, या फिर उसको किसी एक हिस्से में ट्विचिंग हुई, हाथ में, फेस में, आपने देखा कि बस फेस पे झटका आता है, हाथ पे झटका आता है और कहीं नहीं आता, या कई बार वो शुरू होता है एक जगह से और फिर वो स्प्रेड कर जाता है। तो ये पार्शियल सीजर के टाइप हैं। जनरलाइज सीजर में इसका मतलब है कि ब्रेन में दोनों तरफ से एक्टिविटी हो रही है और जो एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको शरीर में, पूरे शरीर में एक साथ एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। समटाइम्स सर जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को फीवर के टाइम पे सिजर्स के ऑनसेट होते हैं, तो वो क्या होता है? देखो, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है 105 डिग्री या उसके ऊपर, तो कई बार बच्चों को सीजर आ जाते हैं, दौरा आ जाता है। यूजुअली जो पीडियाट्रिशियन है आपके, या आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, अगर उस टाइम आप बच्चे को लेके जाएंगे तो ये सलाह दी जाती है कि आप, अगर एक ही दौरा आया है, बार बार नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे का फीवर कम रखने की कोशिश करिए। ऑब्वियसली इतने फीवर पे बच्चा एडमिट रहेगा कहीं हॉस्पिटल में। यूजुअली दौरे की जो दवाइयाँ हैं, हम फेब्राइल, इनको फेब्राइल सीजर कहते हैं, फेब्राइल सीजर में दौरे की दवाएं शुरू नहीं करते हैं, और बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी है कि 5 साल के बाद ये जो सीजर हैं ये दोबारा बच्चे को आते हैं। यूजुअली 5 साल तक आके सबसाइड कर जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। सर एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए क्या मतलब मेजर्स होंगे? देखो, हम दो चीज़ें इसमें एक साथ ही ले लेते हैं। जब हम डायग्नोज करेंगे किसी चीज़ को, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि क्यों, कैसे, किस वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो किसी को दौरा आने की 2 वजह हो सकती हैं। 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो ज़्यादा कॉमन है, जो हर 3 में से 2 मरीज़ हैं, जिसमें हमें कोई रीज़न नहीं मिलता, हम एमआरआई कराएंगे और जांचें कराएंगे, वो सब नॉर्मल आएंगी, तो इन्हें क्रिप्टोजेनिक या इडियोपैथिक एपिलेप्सी कह सकते हैं आप इसको, मतलब इसका कोई कारण नहीं है। इसमें जो इलाज है या इसका जो वो है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको दवाइयाँ शुरू करनी है और धीरे धीरे देखना है कि रिस्पॉन्स कैसा है। जो दूसरी कैटेगरी है, जिसमें हमें कोई वजह मिलती है, अब वजह क्या क्या हो सकती है। ब्रेन को किसी भी तरह से इरिटेशन होगा तो आपको दौरा आ सकता है। अब ये इरिटेशन कैसे हो सकता है? आपके ब्रेन में कोई गांठ पड़ी है, कोई ट्यूमर हो गया है, कोई स्ट्रोक हुआ है किसी को, स्ट्रोक पे हम पहले बात कर चुके हैं, स्ट्रोक के बाद भी एपिलेप्सी सीजर आना कॉमन है। आपको किसी को, पेशेंट को चोट लग गई, सर के चोट के जो मरीज हैं उनको बहुत दौरे आते हैं, बहुत कॉमन है उनमें एपिलेप्सी का होना। इन्फेक्शन, अभी जैसे छोटे बच्चों की बात की, छोटे बच्चों में एक इन्फेक्शन होता है, उसे कहते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। तो ब्रेन का, दिमाग का कीड़ा, ऐसे बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, उसकी वजह से छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दौरे आते हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो है प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में कई बार बीपी के फ्लक्चुएशन की वजह से दौरा आ सकता है। तो ट्यूमर, चोट, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी और कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट और या किसी आपके ब्लड में कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं या ज़्यादा हो गई हैं, शुगर कम हो गया है, शुगर बहुत बढ़ गया है, आपका सोडियम पोटेशियम गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और सडनली अल्कोहल लेना बंद कर दिया है, टोटल विड्रॉल हो गया है, तब भी ये दौरे आ सकते हैं। सर लाइक कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि औरतों की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद फिर सिजर्स डेवलप हुए हैं हाइपरटेंशन के साथ। हाइपरटेंशन, यस, वही तो बात हम अभी कर रहे थे। जब भी आप प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या प्रेगनेंसी में है, अगर कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी, कभी दौरा नहीं आया, घर में किसी को नहीं, ऐसी कोई आपने कभी ये शब्द सुना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराना है। अगर आपके ब्लड प्रेशर में कोई वेरिएशन है, वैसे तो जब भी आप एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएंगे तो आपका जो गायनिकोलॉजिस्ट है आपकी, वो देखेंगे इस चीज़ को, बट स्टिल अगर आप खुद से कभी करते हैं और आप एंटीनेटल चेकअप के लिए गए, वहाँ बीपी ठीक आया, घर आए नॉर्मल आया, तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। आपको उनको ये बताना है कि भाई हमारे बीपी में थोड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है, क्योंकि कई बार जो जो जैसे एक्लेम्शिया है, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी एक रीज़न है सीज़र आने का। एक बात तो ये है, लेकिन ये है कि प्रेगनेंसी के जो सीज़र हैं, दे आर वेरी वेल, दे कैन बी वेरी वेल मैनेज, आराम से मैनेज हो जाते हैं, तो डरना नहीं है और बस यू हैव टू रिपोर्ट इट, आपको तुरंत बतानी है ये बात। सो जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं आजकल, ऑटिज्म का केस बढ़ा हुआ है, इंसिडेंस हाई है, तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मल बच्चों से क्या एपिलेप्सी या सिजर्स का होना देखो, इंसिडेंस बढ़ा हुआ है? स्टडीज़ ये कहती हैं कि कोई भी जो ये डिसऑर्डर्स हैं, कंजेनाइटल या जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, इट्स मोर करेक्ट, डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर हैं, इनमें नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है सीज़र आने का, लेकिन प्रोटोकॉल वहाँ भी वही है, सेम प्रोटोकॉल है, बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली उन बच्चों का जो फोकस है उन पर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उनमें उसको डायग्नोज करना भी आसान होता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या ये बात सच है कि जैसे मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ड्राइव करना, स्विम करना, या अगर वो साइकिलिंग या माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए, क्या वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं? नहीं, नॉर्मल लाइफ देखो, ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं। कोई भी मिर्गी का या एपिलेप्सी का मरीज टोटली नॉर्मल लाइफ जीता है, जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जीता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी जो एपिलेप्सी है उसको सही से मैनेज किया गया है, आपने दवाइयाँ ली हैं, आपने दवाइयाँ मिस नहीं करी हैं। और रही बात ड्राइव या तैरने की, ये एडवाइस करते हैं हम जब शुरू का टाइम होता है, दौरा आए, 2-3 दौरे आ गए, दवा शुरू हुई, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जाइए और थोड़ा सा गार्ड रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये बता के रखें कि आपके बच्चे को या इस एडल्ट को जब ये अपने वर्क प्लेस पे जाता है, ऑफिस जाता है या स्कूल जाता है, तो वहाँ किसी को पता रहे, सबको ये पता रहे कि इनको ये है और ये दवा चलती है। सोशल टैबू की वजह से, कि किसी को पता ना लग जाए कि हमारे फैमिली मेम्बर को ये चीज़ है, लोग बताते नहीं हैं, उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। अगर कभी वर्क प्लेस पे, स्कूल में, पूल में, जिम में अगर आपको दौरा आता है, अगर आप बता के रखेंगे वहाँ लोगों को, तो आप वहाँ जाइए, तो पहले ही अलर्ट होंगे। होंगे। हाँ। सर जैसे कि एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी का ऑनसेट होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं होता है, क्या मरीज मर सकता है ऐसे कंडीशन में? खाली दौरा आने से डेथ होना तो ऐसे रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर दौरा लगातार आता रहेगा 5 मिनट 7 मिनट, जिसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, तो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर दौरे लगातार आते रहेंगे, कई साल आपने इलाज नहीं कराया, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, कॉग्निशन पे फ़र्क पड़ सकता है। सर कैसे कंडीशंस होते हैं जब हम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जब भी एक पेशेंट में एपिलेप्सी या सिजर्स के सिम्टम्स आते हैं? देखिए, जब भी आप एपिलेप्सी को ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो हम 1 या 2 दवाइयों से शुरू करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो मैं बहुत लूजली बताऊंगा। अगर बहुत सारी दवाइयाँ काफ़ी हाई डोज में चलानी पड़ रही हैं और फिर भी दौरे नहीं रुक रहे हैं, या
आपके एमआरआई में कहीं सिंगल फोकस मिल रहा है हमें, तब जाके हम ये डिसाइड करते हैं कि इस सीज़र के लिए या इस इपिलेप्सी के लिए हमें सर्जरी के लिए जाना है। उसकी तैयारी अलग होती है। उसके लिए आपको वीडियो ईईजी चाहिए, फंक्शनल एमआरआई चाहिए, और जांचें चाहिए, और बहुत बड़ी टीम इस पे काम करती है, जिसका टारगेट ये होता है कि इस सर्जरी को करके हम या तो इस इपिलेप्सी को ख़त्म कर दें या ऐसा कर दें कि ये दवाओं से मैनेज हो जाए। ये सर्जरी का गोल होता है। बट सर्जरी जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है। 80, 90, 95% से ऊपर जो इपिलेप्सी हैं वो दवाइयों से मैनेज हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, Thank you, आपने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए और हम लोग एपिलेप्सी और सिजर्स के ऊपर बहुत डिटेल में जान पाए हैं। तो अगर आपके पास स्टिल कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन अस. Thank you so much and have a nice day. Thank you, sir.